जैसा कि अपन बात करें कक्षा 7 के हस्तलिखित नोट्स की, जिसमें अपन ने पहले से 8वें लेसन तक बात कर ली। आज 9वें लेसन के जो हस्तलिखित नोट्स हैं उनमें पहला क्वेश्चन है कि ध्रुवीय जंतु कौन कौन से हैं। तो खरगोश है, भालू है, याक है, मस्क बैल है, रेंडियर है, पहाड़ी बकरी है। ये ध्रुवीय जंतुओं के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है। तो अंतःश्वसन कहलाता है। और बाहर त्यागना है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है उच्च श्वसन। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों को नीचे बड़ी पेशीय परत जो होती है वो क्या कहलाती है। तो वो डायफ्राम कहलाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अंतःश्वसन में डायफ्राम नीचे व पसलियाँ बाहर, जबकि उच्च श्वसन में डायफ्राम पूर्व स्थिति व पसलियाँ कहाँ पर आ जाती हैं। तो वो अंदर की तरफ यहाँ पर आ जाती हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है अंतःश्वसन में यहाँ पर डायफ्राम कहाँ पर जाता है। तो नीचे की तरफ जाता है और पसलियाँ बाहर की तरफ आती हैं। बल्कि उच्च श्वसन बाहर त्यागने की जो क्रिया होती है उसमें डायफ्राम पूर्व स्थिति में यानी कि पहले वाली स्थिति में आ जाता है और पसलियाँ अंदर की तरफ आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटों में वायु नलियों का जाल है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है श्वास प्रणाल। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। तो वो उत्सर्जन कहलाती है। एक्साइटेशन यानी कि उत्सर्जन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पीठ व गर्दन दर्द के लिए कौन सा योग करना चाहिए। तो उसे के लिए अपने को योग करना चाहिए शलभासन। शलभासन के साथ में ताड़ासन है वो भी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है। और फर्स्ट में 21 जून 2015 को ये चालू किया गया था भारत के द्वारा। और उसी के साथ में 177 देशों में आज योग दिवस मनाना चालू हो गया है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों व उपास्थियों से मिलकर बना शरीर का ढांचा है वो क्या कहलाता है। तो वो कंकाल तंत्र कहलाता है अपना। यानी कि अस्थियाँ और उपास्थियाँ जो बनाती हैं शरीर का ढांचा वो कंकाल तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मेरुरज्जु में यानी कि रीढ़ की हड्डी या रीढ़ खंभ जो है उसमें कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो उसमें 33 अस्थियाँ पाई जाती हैं। और वक्षीय कंकाल जो होता है उस वक्षीय कंकाल में पसलियों की संख्या यदि देखी जाए तो वो होती है 12। अगला क्वेश्चन, कि कोहनी और कंधे के बीच की अस्थि जो होती है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है अपने हामियोरस। दूसरा क्वेश्चन, कोहनी से कलाई की अस्थि वो क्या कहलाती है। तो रेडियो अल्ना या रेडियस अल्ना कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कलाई का निर्माण छोटी छोटी 8 अस्थियों से होता है जो क्या कहलाती हैं। तो वो मणिबंधिकाएं कहलाती हैं अपने। अगला क्वेश्चन है कि अंगुलियों में कितने और अंगूठे में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो अंगुलियों में 3 अस्थियाँ होती हैं और अंगूठे में यदि देखी जाए तो 2 ही अस्थियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाथ के पंजे की अस्थियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं अपने कर्मास्थियाँ। और उनकी संख्या यदि पूछ ली जाए तो संख्या होती है यहाँ पर कितनी बेटा 5। तो 5 कर्मास्थियाँ पाई जाती हैं जो हाथ के पंजे में यहाँ पर पाई जाती है। उसी से अगला क्वेश्चन यदि अपन 10वें लेसन से देखें तो 10वें लेसन में अगला क्वेश्चन है कि कुल्ले की हड्डी के से घुटने के बीच की जो अस्थि होती है वो क्या कहलाती है। तो वो फीमर कहलाती है। यानी कि कुल्ले की हड्डी और घुटने के बीच की अस्थि सबसे लंबी अस्थि यहाँ पर और सबसे कठोर यहाँ पर पाई जाती है जो फीमर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि घुटने व टखने के बीच की अस्थि है वो क्या कहलाती है। तो वो टिबिया फिबुला या पटेला कहलाती है। टिबिया फिबुला की संख्या है वो होती है यहाँ पर 2 और पटेला की संख्या होती है यहाँ पर 1। अगला क्वेश्चन है कि टखने की अस्थियाँ जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो वो गुल्फास्थियाँ या टार्सल्स कहलाती हैं जिनकी संख्या है वो कितनी होती है यहाँ पर 7 होती है। अगला क्वेश्चन कि पैर की अंगूठी की अस्थियाँ हैं वो कितने होती हैं। तो पैर की अंगूठी की अस्थियाँ 2 होती हैं। तलवे की अस्थियाँ कितने होती हैं जिसे क्या कहते हैं मेटाटार्सल्स कहते हैं और उनकी संख्या है 5 होती है। अगली पैर की अंगुलियों की अस्थियाँ हैं वो कितने होती हैं। तो 4 अंगुलियाँ हैं उनमें 3 अस्थियाँ होती है। तो टोटल उनकी संख्या यदि देखी जाए तो वो 12 होती है यहाँ पर बेटा। अगला कंधे की अस्थि है वो क्या कहलाती है। तो वो अंश मेखला कहलाती है। कुल्ले की अस्थि है वो क्या कहलाती है। वो श्रोणी मेखला कहलाती है। यानी ये याद रख अंश मेखला और श्रोणी मेखला पूछ लेता है तो कंधे की अस्थि जो होगी वो अंश मेखला और कुल्ले की अस्थि है वो क्या कहलाती है श्रोणी मेखला कहलाती है। अगला क्वेश्चन कि वे संधियां जो अस्थियों को गति प्रदान करने का काम करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं। तो वो चल संधियां कहलाती हैं। चल संधियां हैं किस किस में पाई जाती है। घुटना है, टखना है, कोहनी है, उसमें चल संधियां पाई जाती हैं जो एक ही दिशा में यहाँ पर गमन करता है, चारों दिशाओं में यहाँ पर गमन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कि वे संधियां जो गतिशील नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो अचल संधियां कहलाती हैं।
अचल संधियाँ किन किन में पाई जाती हैं? तो खोपड़ी और वक्ष की यहाँ पर जो संधियाँ पाई जाती हैं वो अचल संधियाँ यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन, कंदुकखलिका संधि कहाँ पर पाई जाती है? तो अंश मेखला में हामेरस व श्रोणी मेखला में यहाँ पर फीमर है वह कंदुकखलिका संधि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, कोर संधि कहाँ पर पाई जाती है? तो कोहने और घुटने की संधि है वो कोर संधि कहलाती है। अगला कि जयपुर फुट एसएमएस के डॉक्टर पीके सेठी ने श्री रामचंद्र शर्मा के को बनाने का यहाँ पर क्या दिया था? सुझाव दिया था। यहाँ पर याद रखना कि सबसे पहले जयपुर फुट का निर्माण करने के लिए किसने बनाने का सुझाव दिया था? तो डॉक्टर पीके सेठी ने श्री रामचंद्र शर्मा को बनाने का सुझाव दिया था। अगला 11वां लेसन से क्वेश्चन कि बृहत सम्राट यंत्र यानी कि धूप घड़ी कहाँ पर है? तो वो जंतर मंत्र यानी कि जयपुर में, जिसको किसने बनाया था और कब बनाया था? तो 1735 में जय सिंह द्वारा यह बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय है वो क्या कहलाता है? तो वो सौर दिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच की अवधि है वो क्या कहलाती है? तो वो चंद्रमास कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा की अवधि यदि पूछ ले आपको तो वो होती है 1 वर्ष, यानी कि 365 से 1/4 दिन में यहाँ पर ये कंप्लीट पृथ्वी है वो सूर्य की एक परिक्रमा की अवधि है वो कंप्लीट कर लेता है। अगला क्वेश्चन कि धातु के गोले को दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा लटकाकर दोलन करवाना है वो क्या कहलाता है? तो वो सरल लोलक कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेगा या लेता है उसे क्या कहते हैं? तो वो लोलक का आवर्त काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जिन घड़ियों में 1 या 2 सेलों का विद्युत परिपथ हो वो क्या कहलाता है? तो वो क्वार्ट्ज घड़ी कहलाती है यहाँ पर। उससे अगला क्वेश्चन कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है वो क्या कहलाती है? तो वो वस्तु की चाल कहलाती है बेटा। उससे अगला क्वेश्चन, चाल का सूत्र है और मात्रक क्या है? तो चाल का सूत्र है अपना कि तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा हुआ समय, वो यहाँ पर चाल कहलाता है और उसका मात्रक होता है यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड। उससे अगला क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि वाहन की स्पीड मापने में कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? तो वो है स्पीडोमीटर। और दूरी मापने में कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? तो वो है अपना ओडोमीटर। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर और वाहन की स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर यहाँ पर काम में आता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में यहाँ पर काल के रूप हैं वो कितने हैं? तो वो 2 काल हैं, एक तो अमूर्त काल और दूसरा है मूर्त काल। अमूर्त और मूर्त काल। उससे अगला क्वेश्चन यदि देखें तो 12वें लेसन से 12वें लेसन का पहला क्वेश्चन है कि वस्तु पर लगाया गया दाब है वस्तु पर आरोपित बल व संपर्क क्षेत्र पर यहाँ पर निर्भर करता है, यानी कि कोई भी वस्तु है उस पर यदि दाब बल लगाया जाए तो उस पर आरोपित बल है संपर्क क्षेत्र पर यहाँ पर निर्भर करता है। दाब का सूत्र यदि देखा जाए तो दाब का सूत्र है बल बटावा क्षेत्रफल यानी कि F/A। और उसका मात्रक यदि देखा जाए तो मात्रक यहाँ पर बहुत बार पूछे जाते हैं मात्रक और विमा। तो मात्रक दाब का जो होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल हो यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि इसकी खोज पास्कल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसी कारण इसका मात्रक पास्कल भी अपन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? तो उसे दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्र पर लगाया जाने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है? तो वो वायु दाब कहलाता है बेटा। उससे अगला क्वेश्चन कि चारों ओर के वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? तो वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 101-325 पास्कल यहाँ पर माना जाता है, यानी कि समुद्र का तल जो है वो औसतन यहाँ पर वायुमंडलीय दाब है वो कितना लगाता है? तो 101-325 पास्कल यहाँ पर दाब लगाता है। उससे अगला क्वेश्चन 13वें लेसन से कि तलनों में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल कहलाता है? तो वो उत्प्लावन बल कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर की मुख्य इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? यानी कि 13वें लेसन से यदि बात करें कंप्यूटर वाले से तो कंप्यूटर वाले में पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मुख्य इकाइयाँ कौन कौन सी होते हैं? तो वो एक इनपुट इकाई, एक आउटपुट इकाई और एक CPU
यानी कि CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे अपन पुकारते हैं वह है CPU। CPU की फुल फॉर्म नीचे लिख रखी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कीबोर्ड की कुंजियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो वो कुंजियाँ होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और फंक्शन। ये फंक्शन की जो होती हैं वो 12 होती हैं, जिसे F1 से F2 यहाँ पर लिखा 12 तक यहाँ पर लिखी हुई होती है। उससे अगला क्वेश्चन यदि कंप्यूटर वाले लेसन से देखें तो वो है MICR का फुल फॉर्म, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। याद रखना जो चेक वगैरह होते हैं बैंक में यूज में आने वाले, उन पर यहाँ पर MICR द्वारा यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये एक मशीन के द्वारा यानी कि उसमें कैरेक्टर होते हैं उनको रीड किया जाता है और उसी के द्वारा उसको पहचान की जाती है। अगली है OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये OCR की फुल फॉर्म हो गई। अगला क्वेश्चन है OMR की फुल फॉर्म, तो ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है VDU, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी है, तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर, ये आउटपुट यहाँ पर डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन CRT की फुल फॉर्म, तो कैथोड रे ट्यूब होती है इसकी फुल फॉर्म। अगला LCD की फुल फॉर्म, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म होती है। LED की पूछे तो लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है उसे। अब प्रिंटर का अंतर्गत यदि अपन देखें तो कि कंप्यूटर में प्रिंटर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये प्रिंटर में आते हैं। अगला क्वेश्चन DPT की फुल फॉर्म, तो डॉट्स प्रति इंच। CPS की फुल फॉर्म कैरेक्टर्स पर सेकेंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उससे अगले यदि अपन बात करें तो 14वें लेसन से पहला क्वेश्चन, तो 14वें लेसन से यहाँ पर पहला क्वेश्चन यदि देखा जाए तो शकुंतला देवी है उनका जन्म कब हुआ था, तो 4 नवंबर 1929 को कर्नाटक यानी कि बेंगलोर में यहाँ पर हुआ था और 1982 में उनका नाम है गिनीज बुक में यहाँ पर लिखा गया था। उनके द्वारा रचित पुस्तकें वह वो कौन कौन सी हैं, तो याद रखो सन विद नंबर्स, अगला है एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, अगला है पंजस टू पजल्स यू और अगला है मैथबलेट, यानी कि ये पुस्तकें हैं उनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरणों का दर्पण या अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में यहाँ पर लौटने की घटना है वो क्या कहलाती है, तो वो घटना यहाँ पर कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है किसी भी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश वापस उसी मार्ग में लौट जाता है तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपतित किरण व विलंब के मध्य कोण है वो कौन सा कोण कहलाता है, तो वो आपतन कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन परावर्तित किरण व विलंब के मध्य का कोण है वो क्या कहलाता है, तो वो भी परावर्तन कोण कहलाता है। यानी कि आपतित किरण के बीच का कोण जो है वो तो आपतन कोण और परावर्तित किरण के बीच में व विलंब के बीच का कोण जो होता है वो परावर्तन कोण। अगला है परावर्तन के नियम है वो कितने नियम है, तो 2 नियम है, जिसमें पहला नियम है कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि साइन आई है वो साइन आर के बराबर होता है। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। मैंने लिख रखा है कि तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तो 3 क्या क्या चीज़ें, तो वो हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि समतल दर्पण पर समांतर आपतित किरणें हैं निश्चित कोण से उसी दिशा में जाना है वो क्या कहलाता है, तो नियमित परावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन समांतर किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तन को यहाँ पर क्या कहते हैं, तो अनियमित या विसरित परावर्तन उसे कहते हैं अपन। उससे अगला क्वेश्चन कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब सीधा और किसके बराबर यानी कि वस्तु के बराबर ही यहाँ पर प्राप्त होता है अपने को। उससे अगला क्वेश्चन कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और उससे अगला क्वेश्चन यदि देखा तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन यदि देखें तो वो है कि समतल दर्पण में दायां भाग बायां व बायां भाग दायां दिखने की घटना जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं।
उससे अगला क्वेश्चन है कि समकोण दर्पणों की मध्य रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब हैं वो कितने प्राप्त होते हैं, तो वो 3 प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होते हैं। समकोण दर्पणों के बीच में तो 3, बल्कि समांतर दर्पणों के बीच में यदि अपन प्रतिबिंबों की स्थिति देखें या संख्या देखें तो वो इन्फिनेटिव यानी कि अनंत होती है, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी दर्पण में यदि प्रतिबिंबों की संख्या यदि अपने को देखनी हो तो वो किस प्रकार यानी कि कौन से सूत्र के द्वारा यहाँ पर ज्ञात की जा सकती है, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 अपॉन दर्पणों के मध्य का कोण -1, यानी कि किसी भी दर्पण को यदि अपन कितने एंगल पर यदि रखते हैं उस एंगल का भाग देते हैं 360 में और उसमें से -1 कर देते हैं, जिससे प्रतिबिंबों की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पणों का बाहर की ओर वक्रित पृष्ठ है परावर्तक का कार्य करे तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है, तो वो है अपना उत्तल दर्पण। अगला गोलीय दर्पण का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ है परावर्तक का कार्य करे तो वो कौन सा कहलाता है, तो वो अवतल कहलाता है। जैसे हथेली के एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि हथेली का बाहरी भाग है वो एक उत्तल दर्पण की यदि बाहरी भाग यदि परावर्तक का कार्य करे तो वो उत्तल दर्पण, और यदि अंदर वाला यदि परावर्तक का काम करे तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन फोकस दूरी है उसका फॉर्मूला क्या है, तो फोकस दूरी F बराबर R/2 यानी कि त्रिज्या में 2 का भाग देके अपन फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तल दर्पण है वो किस प्रकार का होता है, तो अपसारी दर्पण कहलाता है और अवतल दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन टॉर्च सर्च लाइट व वाहनों के अग्रदीपों में दर्पण है वो कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वाहनों के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है, तो बेटा याद रखना अवतल दर्पण जो होता है वो यहाँ पर काम में आता है। उससे अगला क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने में बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए कौन सी दर्पण का काम में लिया जाता है, तो वो भी अपना अवतल दर्पण ही यहाँ पर काम में लिया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन यदि देखें तो 15वें लेसन से है। 15वें लेसन का पहला क्वेश्चन कि सौर चुल्लों व उष्मकों में व दंत विशेषज्ञ में उपयोगी दर्पण है वो कौन सा है, तो वो भी अवतल दर्पण ही यहाँ पर होता है। तो ये अवतल दर्पण वाले लेसन से यानी कि क्वेश्चन हो गया 14वें से। अब 15वें लेसन की बात करें तो 15वें लेसन का पहला क्वेश्चन है कि वस्तुओं का ताप ज्ञात करने वाला यंत्र है वो क्या कहलाता है, तो वो तापमापी कहलाता है अपना, जिसके द्वारा ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कि तापमापी के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें प्रकार में पहला है प्रयोगशाला तापमापी, दूसरा गैस तापमापी, तीसरा है एल्कोहल तापमापी और चौथा है डिजिटल तापमापी। उनके द्वारा यानी कि इनके द्वारा अपन अलग अलग ताप हैं वो अपन माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए कौन सी तापमापी काम में लिया जाता है, तो वो डॉक्टरी तापमापी है, उसके द्वारा अपन यहाँ पर मानव के शरीर का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि वे पदार्थ जिनमें उष्मा का चालन आसानी से हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, तो उष्मा के चालक कहलाते हैं, जिसमें उष्मा के चालक में लोहा है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, यानी कि धातुएं जो होती हैं वो उष्मा का चालन आसानी से यहाँ पर कर सकती है। अगला क्वेश्चन कि वे पदार्थ जिनमें उष्मा का चालन नहीं हो पाता वो क्या कहलाते हैं, उष्मारोधी, जैसे कपड़े हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी है, यहाँ पर ये है सभी के सभी पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, उष्मारोधी कहलाते हैं, जिसमें उष्मा का चालन यहाँ पर आसानी से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि दिन में स्थल भाग यानी कि पृथ्वी के तल से समुद्र की जल की अपेक्षा यहाँ पर गर्म होने से समुद्र से वायु है स्थल की ओर यहाँ पर बहना वो क्या कहलाता है, तो वो समुद्र समीर कहलाता है यहाँ पर। उससे अगला क्वेश्चन कि रात्रि में स्थलीय भाग ठंडा होने से स्थल से समुद्र की ओर हवा का बहना है वो क्या कहलाता है, तो वो थल समीर कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि जिस विधि में बिना माध्यम के निर्वात में भी उष्मा का संचरण होता है तो वो क्या कहलाती है, तो वो विकिरण कहलाती है। उससे अगला क्वेश्चन 16वें लेसन से यदि अपन देखें तो 16वें लेसन का पहला क्वेश्चन है कि भूमि का वह बड़ा भाग जो पेड़ पौधों से ढका हुआ हो और जहाँ पर वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, तो वह वन कहलाता है अपना। याद रखना बेटा वन किसे कहते हैं, तो वन का परिभाषा है यहाँ पर कि भूमि का वह बड़ा क्षेत्र जो पेड़ पौधों से ढका हुआ हो और जहाँ पर वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो वन कहलाता है। अगला
मृदा का अपने स्थान से उड़कर या बहकर जाना क्या कहलाता है? तो वो मृदा अपरदन यहाँ पर कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि भूमि के लिए पादपों की अनियोजित और अंधाधुंध कटाई है वो क्या कहलाती है? तो वो वनोन्मूलन यहाँ पर कहलाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो वो सवाई माधोपुर में है। उसमें बाघों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो वो भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो बूंदी में है। उससे अगला कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो जयपुर में है। उससे अगला क्वेश्चन सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो प्रतापगढ़ में है। उससे अगला क्वेश्चन ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो चूरू में है। उससे अगला सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में मैंने बता दिया, जिसमें सागवान के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो सिरोही में है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का राज्य पक्षी है वो कौन सा है? तो घोड़ावन। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा या और ऊँट को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। उससे अगला क्वेश्चन राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी। और राज्य पुष्प यदि पूछे तो वो है अपना रोहिड़ा, जो बहुत ही कम देखने को यहाँ पर मिलता है। डेजर्ट इलाके यानी कि शुष्क इलाके में पाए जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि सलीम अली का जन्म कब को हुआ था? तो 12 नवंबर 1896 को हुआ था। और उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में बर्ड मैन के नाम से किसे पुकारा जाता है, या कौन सा वैज्ञानिक है जिसे बर्ड मैन कहते हैं? तो डॉक्टर सलीम अली को यहाँ पर कहते हैं। उसकी पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, यानी कि पक्षियों के बारे में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो उन्होंने 3 पुस्तकें यहाँ पर लिख रखी हैं मैंने, जिसमें पहली पुस्तक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, यानी कि भारत में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं उनके लिए। दूसरी हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया, जिसमें यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के बारे में लिख रखा है। और तीसरी है द फॉल ऑफ ए स्पैरो, यानी कि उड़ने वाले पक्षियों के बारे में। यहाँ पर सभी के बारे में यहाँ पर अलग अलग पुस्तकों में यहाँ पर ये लिखित बताया था उन्होंने कि पक्षियों की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं और उनके गुण क्या विशेषताएँ क्या क्या हैं। 7वीं क्लास का अंतिम लेसन 17वां लेसन, जिसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो वो क्वेश्चन है कि वे अपशिष्ट जो जीवाणु द्वारा अपघटित होकर खाद का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि वे अपशिष्ट जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होते तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, या अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट यहाँ पर कहलाते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर जो कई बार यहाँ पर पूछा गया है कि 4R क्या है? तो 4R में रिड्यूज, रिज्यू, रिसाइकिल और रिकवर, यानी कि जिसको अपन दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उसका पुनर्पठन करके या गलाकर दोबारा प्राप्त उसको कर सकते हैं, जिससे प्रकृति में कचरा निदान यहाँ पर आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कचरे का व्यवस्थित निपटान करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वो कचरा प्रबंधन यहाँ पर कहलाती है। कचरा प्रबंधन के लिए यहाँ पर 4R रिड्यूज, रिज्यू, रिसाइकिल और रिकवर यहाँ पर इसको काम में लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन कि कचरे के निपटान की विधि है वो क्या कहलाती है? तो कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग या लेड फिलिंग है यहाँ पर कहलाती है। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग या लेड फिलिंग कहलाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारत।